वालेकुम जी, मैं हूँ फायजा कुरैशी। प्रोग्राम टू बी वेरी फ्रैंक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और मेरे पीछे आप जो एक माहौल देख रहे हैं, पढ़ा लिखा माहौल जिसको हम कह सकते हैं, इतनी सारी किताबें, तो वहाँ बैठ के ही जो है ना एक अच्छी सी फीलिंग्स आ जाती हैं। इंसान अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान समझने लगता है और जिसने इन सारी किताबों को पढ़ा हो उसकी क्या बात करें हम। वो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, ख्वाजा नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बहुत सारी हंसते खेलते मज़ेदार सी बातें करने वाले हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम फायजा। थैंक यू। आपके बहुत सारे रूप देखे और हर किसी के साथ काम करते हुए देखा, पॉलिटिशियन हो, वो मीडिया पर्सनालिटीज़ हों और शो भी आपने किया, ख़ुद भी किया, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली। तो आप क्या समझते हैं ख्वाजा नवीद अहमद क्या हैं, कौन हैं, कैसा पाया आपने उनको? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी कि वो क्या कहते हैं, हाँ। क्या बताओ, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो हमारी भी कंडीशन ऐसी है अच्छा। कि वो क्या कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी के बहुत से रूप भी हैं, बहुत से एंगल भी हैं, हर जगह कामयाब माशाल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने कई इंटरव्यूज में कि इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, ये कोई अल्लाह का खास करम है कि जिधर मिट्टी में हाथ डालते हैं सोना हो जाती है। ये है। तो आपने मतलब अभी मैंने पिछले दिनों किसी एक चैनल के लिए काम किया था, इंटरव्यू इसी ऑफिस में, तो वो अभी लोग बता रहे हैं कि वो इस वक्त तक जितने उनके हुए हैं हाईएस्ट रेटेड प्रोग्राम सिर्फ वही है। तो अब देखें, अल्लाह की शान है ना, अब इसमें मेरा तो उसमें कोई कमाल नहीं। हाँ, तो ना आप मेकअप करते हैं, कुछ भी नहीं, ना आप वो वाले ज़र्ग कपड़े पहनते हैं ना। अच्छा, मेकअप का बड़ा मजेदार है। एक दफा ना, ये क्या नाम था लड़का, कामरान खान, इसके प्रोग्राम में एक बड़े चैनल पे गया तो कामरान बिजी था, उसके साथ एतजाज हसन के साथ वो अंदर था। तो उसके बाद मेरी बारी थी, तो हम वेटिंग रूम में थे, तो अंदर से आवाज़ दे के उसको मेकअप वाले को कहता है कि ये ख्वाजा साहब का मेकअप करो, अच्छा इनके बाद इनको बुलाना है। तो वो मुझे अपने मेकअप रूम में लेके उसने बिठाया मुझे मिरर के आगे, तो फिर वहाँ से आवाज़ देता है कि ये तो मेकअप के साथ ही पैदा हुए हैं, तो मैं इनका कौन सा मेकअप करूं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, तो आपने जो है वो बड़ा अच्छा बताया हमारे सुनने वालों को कि आप क्या हैं, कहाँ से शुरुआत क्या है, हुई? मतलब मेकअप के साथ ही पैदा हुए, मेकअप के साथ ही पैदा हुए। बिल्कुल, मतलब अल्लाह ताला ने सजा के सवार के दुनिया में भेजा है। जी, ये बड़ी बात है, करम है, बिल्कुल सारा उसी का करम। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि वो घर में नहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो बहस बहुत कर रहा होता है जो बच्चा, तो अम्मा कहती हैं तुम वकील बनोगे? अच्छा, नहीं, ऐसा मौका तो नहीं आया घर में, लेकिन ये लोग कहते थे कि भाई ये वकील बनेगा बहुत अच्छा, और वाकई वो प्रिडिक्ट करते थे। हालांकि उस वक्त तो मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ता था और वाकई अच्छा वकील बन गया। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने बड़े पॉलिटिशियंस के साथ काम किया और बड़े बड़े नामों के साथ, नवाज़ शरीफ का अगर हम जिक्र करें, आसिफ जरदारी का अगर हम जिक्र करें, उसके अलावा सैफुर रहमान साहब का जिक्र करें, कहाँ किसको सबसे ज़्यादा अच्छा, सॉफ्ट और कोऑपरेटिव आप कह लें, अपने अल्फाज में किसको आपने अच्छा पाया? नहीं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं और सारे जिन लोग हैं आपने नाम लिए हैं, ये बड़े कामयाब लोग हैं अपनी ज़िंदगी में। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और आज भी अगर उनको छोड़ दें तो वो फिर जीत जाएगा। तो बात यह है कि उनका माशाल्लाह एक अपना वोट बैंक भी है, एक पर्सनैलिटी है और उनके अंदर एक कोई अल्लाह की तरफ से करिश्मा है कि वो जो भी बात कर रहे हों तो सामने वाला जो ऑडियंस है उसको लगता है कि वो बहुत सच बोल रहे हैं और लोग उनको बड़ा इनोसेंट समझते हैं और वो हैं भी शायद काफ़ी भोले भी। और बात यह है कि काफ़ी उनके अंदर खूबियाँ हैं। अच्छा, आसिफ जरदारी तो जो है ना जी, वो वर्सटाइल जीनियस है, उसके अंदर हर तरह की खूबी है। तभी तो लोग कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, कि वो पॉलिटिशियन भी है, गुड फ्रेंड भी है और बहुत अच्छा दुश्मन भी है, यानी हर खूबी उसके अंदर है और वो बड़ा कामयाब इंसान है। आप देखें, मुल्क प्रेसिडेंट भी बन गया, फिर बल्कि बीबी की ज़िंदगी में जितनी सीटें मिली थी बीबी की शहादत के बाद, मतलब ये इन्होंने दौर में जब इलेक्शन हुआ है तो शायद 10 सीटें और ज़्यादा ली हैं। तो बड़ा कामयाब इंसान है वो। सही। और किस तरह से उन्होंने फिर पार्टी को चलाया, फिर किस तरह से उन्होंने बिलावल को एंट्री दी पॉलिटिक्स में, कि आज मतलब वो जो 80 साल के जो पॉलिटिशियन है, एतजाज हसन जैसे भी, तो वो उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये आसिफ जरदारी साहब की खूबी है ना, उनका कमाल है। यूसुफ रज़ा गिलानी भी पीछे खड़ा होता है, राजा परवेज अशरफ ने भी हाथ बांधे होते हैं जैसे नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये सब आसिफ साहब के कमाल है, जादू है उनका। वाकया जो कब यादगार रह गया हो पॉलिटिकल लाइन में, और इसमें तो बड़ा कहाँ चीज़ें आती होंगी?
कोई ऐसी चीज? नहीं नहीं, बहुत से यादगार हाँ। वाक़े मतलब ये हैं इसमें कि आसफ जरदारी साहब थे इधर सेंट्रल जेल में, अच्छा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब थे उसमें कौन सा है, लांडी जेल में। मैं दोनों ही का वकील था। तो सबसे पहली तो बात ये हुई कि इनका जो पहला मुकालमा आपस में है वो मैंने करवाया, कि मैं आसफ जरदारी साहब का पैगाम लेके आया मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास। तो आसफ साहब, ये मियाँ साहब जब कराची जेल में आए तैयारा साजिश केस में, तो आसफ ने कहा कि उसको कहना कि आप यहाँ पर कराची में हमारे मेहमान हो, और जो भी मतलब आपको खाना पीना, बर्तन, कपड़े तो खैर अपने, बिस्तर सब जो है, तो वो आपको बिलावल हाउस से मिलेगा। तो आसफ साहब ने मुझे अपने एक नौकर का नाम बताया और कहने लगे कि उसको फ़ोन कर देना कि ये सारा सामान कल जेल पहुंचा दे, क्योंकि उनके नौकर सीखे हुए थे जेल में कैसे सामान ले जाना है, कि आसफ साहब लंबा अरसा ही जेल में रहे। तो मैंने अगले दिन आके पहले ना, ऑर्डर देने से पहले मैंने कहा मैं मियाँ साहब से पूछ लूँ। तो मैं मियाँ साहब के पास आया तो मैंने कहा कि सर आसफ जरदारी ने कहा है कि भाई आपको जो भी चीज़ चाहिए हो। तो मियाँ साहब ने यहाँ कराची के दो उनके मुस्लिम लीग के पॉलिटिशियन थे, उनका नाम लिया, कहने लगे नहीं इंतज़ाम हो गया है, तो उन्होंने सारी चीज़ें पहुँचा दी हैं, तो आप मेरी तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा कर देना। तो कहने लगे मियाँ साहब कि मैं उनको कहना कि मैं अखबार में पढ़ता हूँ हाँ। कि आपने मेरे लिए केक भेजा, लेकिन खुदा की कसम ये मुझे नहीं बताते, तो अगर बताएं तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। तो वो मतलब बेचारे इतने भोले थे, उनको कौन बताएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से आपकी लाइफ जो बड़ा है वो ज़बरदस्त इस तरह के वाक़यात काफ़ी हैं। जी जी। तो मीडिया पर्सनालिटीज के साथ भी बड़ा आपने काम किया जी, सभी वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी बहुत अच्छा रहा। एक तो मैं खुद भी एक अपना शो करता था, वो मैंने स्टार्ट तो किया था एज ए एजुकेशनल शो, ख्वाजा नवीद की अदालत, लेकिन वो फिर मेरी आदत की वजह से वो बड़ा विटी बन गया, वो इतना ज़्यादा हो गया कि कई लोग समझने लगे शायद ये कॉमेडी शो है। तो वो कॉमेडी नहीं था, वो बड़ा सीरियस शो था। आपका कैसा, आपने कैसे समझा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो मज़े का था? अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अपने कोविड की वजह से बंद किया है, क्योंकि उसमें 30-35 बंदे जमा करते थे, फिर वो दोनों तरफ पैनल होते थे, फिर उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो अब वो कोविड में बहुत सारी चीज़ें भी आ गई, फिर बहुत सारे चैनल्स के उसके बाद से फिर फाइनेंशियल हालात भी ऊपर नीचे हो गए, तो फिलहाल वो प्रोग्राम आर्जी तौर पे बंद किया है। मुझे बहुत सारे चैनल से ऑफ़र है उस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की, लेकिन चूँकि वो मैंने ताहिर खान के साथ शुरू किया था और मेरा दोस्त भी है, तो मैं कहता हूँ सबको कि नहीं भाई मैं ताहिर के साथ ही करूँगा। किसके साथ डील करना ज़्यादा मुश्किल है, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के साथ या मीडिया पर्सनालिटीज़ के साथ? दोनों का अपना अपना रोल है। देखिए, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनका तो वो हर एक को हाँ ही कहते हैं, प्लस उनके अपने नज़रियात होते हैं, अपनी अपनी पार्टियाँ होती हैं, तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें तो दे आर वेरी हैप्पी विद यू। और आप अगर उससे बहस करेंगे तो फिर कई लोग तो बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं कि अगर आप उनके आइडियाज़ के मुखालिफ बात करें तो उनको अच्छा नहीं लगता, और उनको चमचागिरी करवाने की आदत हो जाती है, तो वो उसी को पसंद करते हैं जो चमचागिरी करता है। आप देखें उनकी पार्टियों के बड़े बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स होते हैं, उन बेचारों को एंड टाइम पे टिकट नहीं मिलते, इसलिए कि वो चमचागिरी के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, तो उनको टिकट मिल जाते हैं जो कभी स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आते। तो उसमें बहरहाल पैसा भी लगता है, वो भी चक्कर होता है, लेकिन चमचागिरी वाले कामयाब हो जाते हैं। सही। और मीडिया साइड पे अगर आए तो वहाँ कैसा देखा, वहाँ कैसा? नहीं, मीडिया में दे नीड कोऑपरेशन। देखें, आप खुद भी मीडिया में हैं, मीडिया में बहुत सारी चीज़ों की उनकी डिमांड होती है कि टाइम में आप परफेक्ट हों। देखिए ना, सेट लगा होता है, 15 आदमी इंतज़ार कर होते हैं, अगर आदमी आप टाइम दे के पहुँचते ही नहीं है तो पूरा मीडिया ही नाराज़ हो जाएगा जो आपके साथ लगे हैं। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है और आपने 4 घंटे वेट करा दिया अखबारी नुमाइंदों को, तो उनका तो टाइम वेस्ट होता है ना, 6 उन्होंने इवेंट कवर करने होते हैं, देन दे आर वेरी एंग्री विद यू। तो मीडिया वालों के साथ चलने के लिए यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल, और मीडिया वालों को बस टाइम पूरा दें, और फिर उनके बहुत सारे चुपते हुए सवाल होते हैं, उनको बड़े हौसले से सुने और उसका फिर बड़े हौसले से जवाब दें। ये नहीं है कि आप फिर लड़ना शुरू कर दें। मीडिया पे आना जो है और फिर अपने बैलेंस रखना आसान काम नहीं है। अब इतनी माहिर खातून है हमारी, क्या नाम है, फिरदौस आशिक अवान, मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस हूँ जो मीडिया पे जिस तरह टॉक करती हैं, लेकिन एक मौका आया कि उसने भी एक चपेड़ मार दी। बिल्कुल। तो क्या हर आदमी का एक पॉइंट होता है कि क्या सैचुरेशन पॉइंट, तो
अगले वाले ने उसको इतना ज़्यादा वो भड़काया कि आखिर उसका हाथ खुल गया। हाँ, अच्छा तो मतलब आप समझते हैं एज अ लॉयर के जो है वो गलती जो है वो उनकी नहीं थी? नहीं, करना नहीं चाहिए था। उनको खुद भी बाद में रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्टों पे रही हैं वो, और वो खुद भी पॉलिटिशियन भी हैं, इलेक्शन भी जीतती हैं, और वो तो बाकायदा वो मर्दों वाली सीट पे लड़ती हैं इलेक्शन और जीत के आती रही हैं। लेकिन बहरहाल एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उसने भी थप्पड़ रसीद कर दिया। हाँ। भला हमारे हिसाब से गलती है, उसने तो काम दिखा दिया। अच्छा, लेकिन उसमें ना मंदू खैर हमारा दोस्त भी है, हमारे साथ ही लॉयर भी था, है बल्कि, तो उसकी ये थप्पड़ तो एक पड़ गया, लेकिन उसको इंटरनेशनल पब्लिसिटी करोड़ों क्या मिलियन डॉलर की मिल गई है आज। वरना देखिए ना, वो बेचारा नौजवान आदमी था, पहली दफा किस्मत से उसको सीट मिल गई। अच्छा, तो ये तो सारी चीजें कभी प्लान्स भी होते हैं ना, मतलब प्री प्लान भी होते हैं ना, आपको तो पता होगा। नहीं, ये तो प्लान नहीं था, ये तो नहीं था, लेकिन वो तो बल्कि उसको जब थप्पड़ लगाया तो वो स्टूडियो से निकला है तो इतना खौफजदा था कि बाहर से कुंडियां बंद करके भाग गया। उनको कुंडियां खुलवानी पड़ी स्टूडियो की। सही। अगर कोई केस कर दें या हम इंसाफ चाहें तो वो बेचारे वो मर जाते हैं, उनके पोता पोती नवासे नवासियां जो हैं वो बड़ा मजे की बात है। मेरा एक जूनियर मेरे साथ था, अभी वो फौत हो गया, राहत काजमी उसका नाम था। वो भी बड़ा विटी था, मेरे तरह ही था। तो हम क्या हुआ कि हाई कोर्ट में गुजर रहे थे, वो सर्टिफाइड कॉपीज का एक डिपार्टमेंट था, तो वहाँ पे एक कोई 80 साल का बूढ़ा था, तो वो उसको सर्टिफाइड कॉपी मिली थी, तो वो वहीं पे खड़ा होके उसको पढ़ रहा था। अच्छा। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देखो देखो, ये बाबा ने जवानी में ये केस दाखिल किया होगा, हाँ। तो आज इसको फैसले की कॉपी मिली है। तो वो मुझे कहता है सर, हो सकता है इसके अब्बा ने दाखिल किया हो। हाँ बिल्कुल, बस यही पूछा था मैंने आपसे। तो वो मेरे से भी विटी था। हाँ, और ये तो और है, मतलब उसके जो कर्जे होते हैं, मतलब एक गरीब आदमी उस केस को दायर करने में जो है वो जो पैसे लेता है उधार, वो उसके अगली 7 नस्लें उतार रही होती हैं, और वो केस अपनी जगह बस असल में देखिए बात यह है कि रश ऑफ वर्क तो अदालतों में है, सिस्टम की भी खराबी है। अब हम जिस एक्चुअली सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, ये 1800 पता नहीं 80 या 90 का है, यहाँ पढ़ी भी है किताब जी। तो वो सिस्टम है सिविल प्रोसीजर कोड, तो उसके तहत केस चलाते हैं। वो ज़माना चला गया, यानी वो ज़माने में क्या होता था कि जी अगर जो है बंदे के सम्मन सर्व नहीं हो रहे तो आप उनके घर की दीवार के ऊपर सम्मन लगा कर आएंगे, फिर उस मोहल्ले में जाके मनादी कराएंगे, फिर ढोल बजेगा, तो फिर इस तरह से वो हो जाएगा। तो इस तरह से सम्मन सर्व होगा, फिर 3 सम्मन जाएंगे, फिर वो बंदे को रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने का टाइम मिलेगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये उस वक्त बना था जब छोटा सा मुल्क था, थोड़ी सी आबादी थी, गाँव में लोग रहते थे। आज शहरों में आ गए हैं, अखबार निकल आए हैं, ITCS है, आज ये क्या मोबाइल फ़ोनों के अंदर क्या होता है, व्हाट्सएप जी, व्हाट्सएप पे समझ जा सकते हैं, सब चीज़ें, ईमेल आ गई है, ईमेल पे समझ जा सकते हैं। तो अब ये सारा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। अभी भी इंग्लैंड में क्या है, 2 वकील आपस में, हम जो यहाँ दावा दाखिल करते हैं ना, वहाँ पे क्या है कि उसको कहते हैं प्लीडिंग्स। एक लॉयर दूसरे लॉयर को भेज देता है, वो अपना रिटन स्टेटमेंट भेज देता है, सारा कुछ जब हो जाता है तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन भी वो आपस में तय कर लेते हैं। उसके बाद सूट सिर्फ एविडेंस के लिए जज के पास आता है, तो जज को बताया जाता है कि ये 4 पॉइंट है, इस पे आपने फैसला देना है। उनके यहाँ भी रश ऑफ वर्क है, कम नहीं है, लेकिन काम क्या है, आप देखें कि जैसे आज आपने किया, ये महीना कौन सा है, आज 18 तारीख है जी। तो आज आपने केस दाखिल किया, उसको रजिस्ट्रार वहाँ का जो भी क्लर्क ऑफ द कोर्ट कहते हैं, वो आपको डेट दे देंगे कि आपका केस अगले साल 16, 17, 18 3 दिन चलेगा। अब उसमें आप दूसरे वकील का इंतज़ाम करें, आप शहर से बाहर हैं तो करें, आप फौत हो गए हैं तो फिर आपके लीगल एयर्स आ जाएं, वकील फौत हो गया है तो दूसरा वकील कर लें, केस एडजर्न नहीं होगा, और 3 दिन में हेयरिंग करके चौथे दिन फैसला रख देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो सिर्फ तारीखें होती हैं कि वो वकील साहब आज नहीं आए, आज वकील साहब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आज वकील साहब लाहौर गए हुए हैं, आज बंदा बीमार हो गया है, तो फिर 2-2 महीने की डेट पड़ती है, तो 6 डेटें पड़ती हैं तो 1 साल गुजर जाता है, तो 60 डेटें पड़ती हैं तो 10 साल गुजर जाते हैं, मुकदमा वहीं खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये है डिले की रीज़न। ये पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए, और बल्कि मैंने कई दफ़ा डिस्कस भी किया है ऊपर लेवल पे, लेकिन अब बात ये है कि ये काम असम्बलियों को करने हैं या वज़ीर कानून को करने हैं, तो करें तो अच्छी बात है। कोविड में आपने क्या देखा डिवोर्स के अलावा?
और कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो एज अ लॉयर आप देखते हैं सामने? डिवोर्स मेरे ख्याल में कोविड की वजह से थोड़ी रुक गई। हाँ, इसलिए औरतों ने कहा खुद ही मर जाएगा तो बेवा हो जाएंगी। डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। वो घर में साथ इतना रहे ना तो लड़ाइयाँ और डिवोर्स बड़ा रेट बढ़ गया। हनीमून इंतजार में भी बैठ गए कि जल्दी जा रहा है। उन्हें कभी गाड़ी चढ़ जाएगा। तो ये ना देखो, डिवोर्स लो और उसमें फायदा भी है ना। डिवोर्स लो तो आपको कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलता। बेवा हो जाओ तो इतना माल मिलता है, इतना मिलता है। और अमीर बेवा हो जाए तो अगला रिश्ता भी बड़ी जल्दी मिलता है। वकीलों को भी कितने पैसे लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि जल्दी बेवा हो जाए तो जल्दी पैसे मिलेंगे। सही। 2012 में आपको हार्वर्ड लॉ स्कूल में की नोट्स स्पीकर ये माशाल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है। बताइए कि क्या उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? का मैं मतलब वाहिद वकील हूँ। बहुत बड़े बड़े वकील यहाँ हमसे बड़े वकील गुजरे हैं, बहुत बड़े, लेकिन माशाल्लाह जिसको अल्लाह इज्जत दे। तो ये मतलब ऑनर मुझे मिली और मुझे एज ए की नोट स्पीकर वहाँ बनाया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल में, और 45 मिनट की स्पीच थी, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन था, और फिर रात को फिर वो मुझे डिनर में भी ले गए थे सारे प्रोफेसर, और वो हमारे ऑडियंस में जो थे वो तीन उसमें क्या कहते हैं कि PhD की हुई थी एक आदमी ने, और माशाल्लाह वो बड़ी एक ग्रेट ऑनर है, और मैं उसको बड़ा अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। और अभी तक किसी दूसरे वकील को, ये मुझे 2012 में बुलाया और अब 2021 आ गया ना, तो 9 साल में अभी तक किसी दूसरे आदमी को नहीं बुलाया। और वो बड़ी बात एक और वहाँ ये थी कि वो उसामा बिन लादेन उसी साल ना उसका मर्डर हुआ था, तो वो बार बार मुझसे सवाल यही पूछते थे उसामा के बारे में। तो हो सकता है वो मुझे बुलाने की शायद वजह भी यही हो कि पाकिस्तान से बंदा पकड़ के घेरें और उसामा के बारे में पूछें। तो मैंने भी उनका ऐसी कैसी कर दी, लेकिन बात यह है कोई मतलब अपनी मर्जी के जवाब दिए। और बाय ने उनसे कहा कि उसामा का जो कत्ल था वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी। एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ पुलिस मुकाबला नहीं होता, ये जो जाली होता है, तो मैंने कहा कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी। अगर आपने पकड़ ही लिया था तो उसको साथ लेके आते अमेरिका में, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करते, गवाहियाँ गुजारते, ट्रायल करते और मालूमात करते कि भाई वो बंदा उसामा क्यों बना, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो इतना बड़ा बागी बन गया। तो कुछ नहीं किया आपने, वो हर चीज़ उसके साथ ही दफन हो गई। क्या इतने सारे आपने केस लड़े और कोई ऐसा केस जिसमें आपको थोड़ा सा सदमा हुआ हो कि कुछ गलत हो गया है या कुछ ऐसा कोई मेमोरी है? हाँ, बल्कि वो मैंने भी रिसेंटली भी कहीं बताया था। उसमें क्या है कि लियाकताबाद में जब मैंने वकालत शुरू की ना जी, तो एक केस हुआ, उसमें एक औरत थी मंसूरा और उसके 4 बच्चे मिडनाइट में वो मर्डर हो गए। कोई नामालूम शख्स कत्ल करके चला गया 4 बच्चों को, उस औरत को। तो बड़ा वावेला मच गया और पूरा लियाकताबाद जुलूस और ये जलाओ घेराव शुरू हो गया। और अचानक पुलिस ने ऐलान किया कि जी 17 साल का एक लड़का है। शाम को 6 साढ़े 6 बजे एकदम खबर आई कि उसने कबूल कर लिया जी कि ये कत्ल मैंने किया है। और एकदम मीडिया जो था वो बहुत छाप रहा था उस केस को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कि थाना सस्पेंड हो रहा था तो ये इसको प्लांट किया है इन्होंने, थाने वालों ने, और ये इनका ही कोई मुखबर है, और उससे झूठा कन्फेशन करवा के अपना केस क्लोज कर दिया है। अच्छा। तो मीडिया के दोस्त थे सारे, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब ये बेगुनाह लड़का है, आप इसका वकालतनामा लगाएं, ये लावारिस बच्चा है और ये इन्होंने इसको फिट कर दिया है। मैंने उसका वकालतनामा लगा दिया। खैर उसको सेशन कोर्ट से सज़ाए मौत हुई। मैंने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। 2 बहुत बड़े जज थे उस वक्त के, जस्टिस अब्दुल कुरैशी साहब जो बाद में चीफ जस्टिस बने, 7 साल तक चीफ जस्टिस रहे सिंध हाई कोर्ट के, और दूसरे थे जस्टिस GM शाह साहब, मुजफ्फर शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो उनके चाचा थे, और वो बहुत काबिल हमारे क्रिमिनल साइड के सबसे बड़े वकील थे अपने ज़माने के। तो वो जज थे, 2 वकील से जज बने थे। तो उन्होंने फिर मेरी अपील सुनी और वो अपील जो थी अलाउ हो गई, वो लड़का बरी हो गया। तो फिर ऐसे ही कभी कभी शाम को लेटे हुए मुझे ख्याल आता था कि यार ऐसा ना हो कि वाकई इसने किया हो। हाँ। और फिर वो ज़ाहिर है बच्चों का मर्डर था और वो ना, तो कभी कभी परेशानी होती थी। फिर मैं अपने आप को हौसला देता था, मैं कहता था यार मैंने थोड़ी बरी किया है, मैं तो केस पेश किया है, तो इतने बड़े बड़े जजों ने बरी किया है, तो मेरा इसमें क्या कसूर है। तो लेकिन मैं, आपने पूछा ना पशेमानी, हाँ। तो मेरा इतना 5 डिकेड्स के ऊपर फैला हुआ मतलब करियर है वकालत का, अब तो 50 साल होने वाले हैं। तो मतलब ये एक वाहिद केस है जो मुझे कभी कभी ना उसकी
अभी भी खलिश होती है। खलिश होती है, ख्याल आता है। इतनी बिजी आपकी लाइफ है तो वो बेगम से लड़ाई वड़ाई तो नहीं होता? लड़ाई का टाइम नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता, ये सही है। एक इतवार की छुट्टी होती है, उस दिन हमारी लड़ाई हो जाती है। अच्छा तो ऐसा तो नहीं उस दिन भी आप कोशिश करते हो कुछ मसरूफियत ढूंढ ली जाए, कोई इंटरव्यू वगैरह दे दूं मैं किसी कोई ना चैनल? कोई निकल आती है, बल्कि एक चैनल वाले हैं वो मेरे ख्याल में हर संडे को बुला लेते हैं मुझे। अच्छा गाने वाने का शौक है? नहीं, गाना तो मैं बस सुनता हूँ, ये गजलें वगैरह ये वो। गजलें सुनते हैं? जी, कोई गजल जो बहुत पसंद हो आपको? पसंद तो कई हैं, अब जो क्या बताएं आपको। अच्छा, वो है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो मतलब चलिए इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। जी। आगे सवाल आपसे करते हैं, कौन सी एक और है ना, वो भी इसी तरह से हाँ। मिलता जुलता है। हर लफ्ज से मोहब्बत में उलझा है गमे हस्ती, क्या क्या हमें याद आया जब याद तेरी आई, वाह। 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। जबरदस्त जबरदस्त जी। ये भी गाई है किसी ने, बहुत आला गाई है। कौन सी एक्ट्रेस आजकल पसंद है आजकल? आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता, मतलब पुराने ज़माने की कोई, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती थी उस ज़माने में, नैयर सुल्ताना। अच्छा। वहाँ मेरे अब्बा जी ले गए थे हमें दिखाने फिल्म औलाद, वो उसमें उसने गाना गाया था, बल्कि हम वो फिल्म से के रोते भी थे। तो उसमें था, तुम कौम की माँ हो सोचो ज़रा, औरत से हमें ये कहना है, औलाद तुम्हारी जीनत है, तालीम तुम्हारा गहना है। जबरदस्त। तुम अपनी खुशी कुर्बान करो, इनके सुख का सामान करो, ये दिल के टुकड़े हैं, इन्हें सुखी रहना है। बड़ा अच्छा गाना था, मैं तो सुन सुन के रोता था। अच्छा मैं बड़ा सेंटिमेंटल ऑफ द कॉन्टिनेंट। मुझे बड़ी जल्दी हंसी तो हर वक्त ही हंसता रहता हूँ, लेकिन मुझे रोना भी बड़ी जल्दी आता है। अच्छा, ये बताइए कि सब आप हर सवाल आपसे ये हर इंटरव्यू में किया जाता है, आप सास बहू की बहुत लड़ाइयाँ करवाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब वो मजा आता है आपको यार या? ये रिश्ता ऐसा है, हाँ। वो कहती है कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और अब मैं सास हूँ तो मुझे बहू नहीं अच्छी मिली, मेरे तो नसीब ही जल गए, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है। तो फिर जब इस फीलिंग के साथ वो आती हैं तो फिर तो लड़ाई ज़बरदस्त होती है। अच्छा, सास बहू की मैं कम करता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में है कि भाई हर घर में एक सास भी होती है, बहू भी होती है, और हमारा प्रोग्राम जो होता है घरों में देखा जाता है, तो वो रिस्पेक्ट मेंटेन करें। अच्छा, लड़ाई करवाता हूँ उसमें नंद और भावज की। अच्छा। ओए होए होए होए, ऐसी होती है। बल्कि मजे की बात यह है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ। तो मैं कहता हूँ, देखें आप नंद हैं, ये आपकी भावज है, और अब आपने इसको ये कहना है। तो वो पता है क्या कहती हैं? सर आप छोड़ दें, इसको तो मैं खुद निमट लूंगी। वो कहती है आगे से, सर आप छोड़ दें, इसको मैं निमट लूंगी। और फिर पता है वो इस तरह निमटती हैं कि मैं हैमर बजा बजा के थक जाता हूँ कि चुप करो। वो चुप नहीं करती, मेरे ख्याल में फिर चैनल वाले काटते होंगे, वो तो बोलती रहती है। वो सारे कैथारसिस जो है अपने वो घर की जो होता है ना, वो वहाँ पे सारा प्रैक्टिस। ओए होए होए होए, मुझे लगता है वो बाद में चैनल वाले उसको कम करते होंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब मौका मिलना चाहिए ना इस तरह के रिश्तों में। हाँ, तो वो बड़ा जबरदस्त करती है। बाकी सास बहू का थोड़ा मैं हैंड ब्रेक लगाता हूँ, क्योंकि वो एहतराम का रिश्ता हाँ घर में देखा जाता है ना, तो वो फिर बुरी बात है। और फिर सास बहू मिल के बैठ के देख रही होती है, तो मैं फिर वो बहू को बदतमीजी करने, और आप मतलब वहाँ से सीख भी रही होती है। अच्छा, ये तो कहना मैं है बहू को बदतमीजी करने नहीं देता। नहीं नहीं, सख्ती से मना कर देता हूँ। बल्कि एक आध बहू ने कुछ लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी की, तो मैंने कैमरे पे उसको डांट दिया। मैंने कहा, बेटा ये आपकी मदर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। ग्रेजुअली पैसे बढ़ाने में मजा आया, अब मैं मशहूर होता जा रहा हूँ। बहुत मजा आता है जब माल आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। सही। तो क्या मैसेजेस सेंटिमेंटल और इमोशनल फीलिंग्स के साथ देंगे हमारी नई जनरेशन को? देखिए जी, माशाल्लाह ये दुनिया बड़ी खूबसूरत जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि तकलीफ़ें बहुत हैं यहाँ, और यहाँ आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, ख़ास तौर पे हमारे जैसा जो खाली हाथ आदमी है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसमें उसको बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन मुश्किलात में से देखिए घबराना नहीं चाहिए। वो शायर लोग तो कहते हैं ना कि देखें फूल के इर्द गिर्द कांटे होते हैं, तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि अगर आपने फूल बन के निखरना है और आगे निकलना है, तो इन कांटों के अंदर ही जो है ना, आपने रहकर अपने आप को खिलना है या खिलाना है। जबरदस्त खूबसूरत मैसेज के साथ
हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। यकीनन बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं और इतनी दिलचस्प जब पर्सनालिटी आपके साथ हो तो बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आपने देखना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब भी करना है। फाइज़ा कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।